वेलकम बैक टू शॉर्टकट गाइस। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हमने कल जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था इंसेक्टिवरस प्लांट्स के बारे में। हमने देखा था ये पिक्चर प्लांट जो है, जब इंसेक्ट कोई भी कीड़े मकोड़े इसके अंदर जाते हैं तो ये ऊपर से ढक्कन जो है, लिड जो है वो बंद हो जाती है और अंदर जो प्राणी है इसके इंसेक्ट वो फंस कर मर जाता है, तो ये प्लांट उसको खा जाता है। आज हम टॉपिक शुरू करेंगे सेप्रोट्रॉप्स के बारे में। यू माइट हैव सीन packets of mushrooms sold in the vegetable market. You may have seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soils or on rotting wood during the rainy season. Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. आपने मार्केट के अंदर मशरूम को बिकते हुए देखा होगा। मशरूम कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, मशरूम इस प्रकार से बनता है, जैसा पेड़ होता है, छतरी हमारी अम्ब्रेला होती है, उस तरीके का होता है। ऊपर से एकदम गोल टोपी की तरह होता है, इस तरीके से वो देखने में हमको लगता है, यानी कि गोल गोल होता है ऊपर से और नीचे वो ज़मीन में भी। तो ये ऊपर का हिस्सा पूरा गोल, जैसे अम्ब्रेला कैसी होती है वैसा होता है, इसको मशरूम कहा जाता है। इसके साथ साथ ये जो है, ये या तो उन जगहों पर उगता है जहाँ पर एकदम गीला है, नमी ज़्यादा होती है, पानी ज़्यादा होता है, सूखी ज़मीन कम होती है, वहाँ पर ही आपको रेनी सीजन में खासकर देखने को मिलेगा। अब ये जो है, ये कैसे उगता है, ये कैसे सरवाइव करता है, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। पैकेट ऑफ मशरूम्स, मशरूम ग्रोइंग इन डिकेड मटेरियल। ये देखिए यहाँ पर ये मशरूम के पैकेट्स हैं, ये आप जो पिक्चर में देख रहे हैं, दीज आर मशरूम्स। और यहाँ पर मिट्टी के अंदर मशरूम उगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि एक ब्रेड के पीस को आप कुछ दिनों के लिए, 2-3 दिन के लिए छोड़ दीजिए, गीले मतलब पानी उस पर लगा दीजिए थोड़ा, तो आपको कैसा दिखाई देगा। थोड़े दिनों के बाद देखिए, ये जो आप देखेंगे तो इसके अंदर, ब्रेड के अंदर आपको इस तरीके से एक चीज़ दिखाई देगी, जैसे जाला होता है ना, जाला, जैसे जाला लगता है घर में, स्पॉन्ज टाइप होता है कपड़ा सा, इसके ऊपर इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। सो दिस इज़ एक्चुअली फंगाई ग्रोइंग ऑन ब्रेड। ये फंगाई है जो कि ब्रेड के ऊपर उगती है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगाई। इनको क्या कहा जाता है? फंगाई कहते हैं इसको। और दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंगाई जो है, इनका न्यूट्रिशन का मोड अलग है। They absorb the nutrients from the bread. This mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. Such organisms are called saprotrophs. अब यहाँ पर ब्रेड जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, यानी कि तो ब्रेड के अंदर से ये जो फंगाई है, ये पूरा जो न्यूट्रिएंट्स है वो अब्जॉर्ब कर लेती है। और इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ये इस तरह का जो मोड होता है न्यूट्रिशन का, कि किसी भी डिकेइंग मैटर के ऊपर उग कर उसकी सारी जो न्यूट्रिशन है उसको छीन लिया जाए, खींच लिया जाए, इस तरह के न्यूट्रिशन को कहा जाता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स ऐसा करते हैं उनको सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। फंगाई ऑल्सो ग्रोज ऑन पिकल्स। जो ये फंगाई है वो अचार, पिकल जो होता है उसके ऊपर भी होती है। लेदर के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगी। जूते वगैरह होते हैं लेदर के, तो बारिश के दिनों में वो ख़राब हो जाते हैं। क्लोथ्स, कपड़ों के ऊपर भी देखने को मिलती है और दूसरे पार्टिकल्स के ऊपर भी होती है। दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। जिनको हॉट यानी कि वेदर गर्म हो और ह्यूमिड यानी कि नमी ज़्यादा हो, ऐसे वेदर में छोड़ दिया जाए तो ये फंगाई जो है जल्दी उगती है। रेनी सीजन के दौरान दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। बारिश के दौरान ये बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुँचाती हैं। अपने पेरेंट्स को आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर व्हेन दे लैंड ऑन wet and warm things. They germinate and grow. Now you can figure out how we can protect our things from getting spoiled. अब एक्चुअल में जो फंगाई होती है वो हवा के अंदर फंगल स्पोर्स के रूप में, कैसे फंगल स्पोर्स इसको कहा जाता है, इसके रूप में हमारी हवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जब गीले और गर्म वातावरण के अंदर जब ये फंगल स्पोर्स जो है किसी भी चीज़ के ऊपर लैंड करते हैं तो ये वहाँ पर उगना शुरू कर देते हैं और इस प्रकार उस चीज़ को ख़राब कर देते हैं। Some organisms live together and share both shelter and nutrient. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक जगह पर रहते हैं, दो ऑर्गेनिज्म एक ही जगह पर रहते हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ जगह, वो शेल्टर जो है उसको भी, अपना घर भी शेयर करते हैं और अपना खाना भी शेयर करते हैं। इसको कहा जाता है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस का मतलब होता है जब ऑर्गेनिज्म जो है दो, वो आपस में मिलकर रहते हैं और पूरा जो खाना और अपना शेल्टर, अपना घर शेयर करते हैं, इनको सिम्बायोसिस कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ फंगाई ऐसी है जो कि प्लांट्स की रूट्स के अंदर रहती है। कहाँ रहती है? रूट्स ऑफ प्लांट्स की रूट्स में, प्लांट की जड़ों में रहती है। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस एंड इन रिटर्न फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। अब प्लांट जो है वो उस फंगस को न्यूट्रिएंट्स देता है, खाना बनाकर देता है,
और फंगस जो है वो फंगाई जो है वो उस प्लांट को पानी और दूसरे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाती है। इन ऑर्गेनिजम्स लाइक लिकेंस, लिकेंस की बात की जाए, ये एक ऑर्गेनिज्म है, लिकेंस कहा जाता है जिनको क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गे एंड अ फंगस लिव टुगेदर। अब ऑर्गेनिज्म जैसे कि लिकेंस जैसे हैं, उनके अंदर एल्गे और फंगस ये दोनों मिलकर रहते हैं। एल्गे और फंगस, इन दोनों में से अगर आप बात करें तो एल्गे के पास क्लोरोफिल होती है, क्योंकि एल्गे मैंने आपको कल पिक्चर में दिखाई थी, वो हरे रंग की होती है, जो कि पानी वाली जगहों पे, जहाँ पे पानी रुका होता है, तालाबों के अंदर देखने को हमें मिलती है, क्लोरोफिल होती है। द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर, अब फंगस जो है वो उस एल्गे को शेल्टर देती है, पानी देती है और मिनरल्स देती है। और एल्गे क्या करता है, एल्गे उसके लिए प्रिपेयर करता है फूड, ठीक है। एल्गे बदले में उसको क्या देता है, फूड प्रिपेयर करके देता है, क्योंकि एल्गी जो ग्रीन कलर की होती है, क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो सूरज की रोशनी से खाना बनाती है, और एल्गी जो है वो खाना बनाकर फंगस को देती है, और फंगस बदले में उसको शेल्टर, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर इन द फील्ड। अब सॉइल के अंदर से जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो कैसे गायब हो जाते हैं, ये देखना पड़ेगा। आपने देखा होगा गार्डनर होते हैं, फार्मर्स हैं, जो वो खेतों के अंदर फर्टिलाइजर या मैन्योर यानी कि खाद वगैरह डालते हुए आपने देखा होगा। यू लर्न दैट प्लांट्स अब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग। हमने ये तो देखा ही है, हमें पता ही है कि प्लांट्स जो उगते हैं वो ज़मीन से क्या लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स ज़मीन से लेते हैं। तो ज़मीन से वो कंटिन्यूस न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स लेते रहेंगे तो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर उस चीज़ की कमी हो जाएगी। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम। अब फर्टिलाइज़र की बात करें, फर्टिलाइजर यानी कि खाद वगैरह जो खेतों में डाली जाती है, फर्टिलाइज़र होता है आर्टिफिशियल खाद जो कि फैक्ट्री में बनती है, और मैन्योर होता है नेचुरल खाद जो कि गोबर वगैरह से बनाई जाती है। इनके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जैसे, पोटेशियम जैसी चीज़ें होती हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये समय दर समय मिट्टी में डाले जाते हैं ताकि मिट्टी के अंदर जो है इन चीज़ों की कमी ना हो। अगर मिट्टी के अंदर इन चीज़ों की कमी होगी तो प्लांट्स अच्छे से नहीं उगेंगे, तो इसलिए इनको समय समय पर डाला जाता है। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। अगर हम प्लांट्स की रिक्वायरमेंट, जो कि न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी कर दें तो प्लांट्स जो हैं वो हेल्दी रहेंगे। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारी नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, इस कारण से हमारी जो सॉइल है उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है समय समय पर। यू लर्न दैट थ्रू दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर बट प्लांट्स कैनॉट यूज इट इन द सेम मैनर। अब हमें ये तो पता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन तो बहुत ज़्यादा है, हमारा एटमॉस्फेयर उसके अंदर लगभग 78% नाइट्रोजन है, तो इस कारण से ये नाइट्रोजन इतनी ज़्यादा है तो हमें ज़मीन में क्यों डालनी पड़ती है। इसका रीज़न है कि प्लांट्स जो हैं वो डायरेक्ट वातावरण से नाइट्रोजन को लेकर यूज़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का उपयोग डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। उनको नाइट्रोजन जो है वो चाहिए सॉल्युबल फॉर्म में, जो मिक्सअप हो सके, यानी कि वाटर के फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए। अब पेड़ जो होते हैं, पौधे कुछ ऐसे होते हैं जिनकी जड़ों के अंदर राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम, जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बोलते हैं, उसको वो सॉल्युबल फॉर्म में चेंज कर देता है। यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन बहुत है तो ये राइजोबियम जो है उसको चेंज कर देता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज कर देता है सॉल्युबल नाइट्रोजन फॉर्म के अंदर, ताकि वो प्लांट्स उसको यूज़ कर सकें। बट राइजोबियम कैनॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन राइजोबियम जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्रैम्स, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। तो इसी कारण से देखिए यहाँ पर सिम्बायोसिस का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। सिम्बायोसिस यानी कि जहाँ पर दो प्राणी मिलकर रहते हैं और एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। यहाँ पर प्लांट जो है उसको नाइट्रोजन चाहिए और राइजोबियम बैक्टीरिया जो है उसको रहने के लिए जगह चाहिए और खाना चाहिए। अब बैक्टीरिया जो है वो अपना खाना नहीं बना सकता है खुद, लेकिन प्लांट्स जो है वो अपना खाना बना सकते हैं। इसलिए जो प्लांट जो हैं, राइजोबियम क्या करता है, प्लांट की जड़ों में रहता है और एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को वो यूजेबल फॉर्म में चेंज करके प्लांट को देता है, और प्लांट जो है वो क्या करता है, वो खाना बनाकर राइजोबियम को देता है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। तो प्लांट जो है वो खाना और शेल्टर उस बैक्टीरिया को देता है। दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इस तरीके से इनके बीच में एक रिलेशनशिप है,
उसको हम बोलेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स वेयर लेगुमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। मोस्ट ऑफ द पल्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेगुमिनस प्लांट्स। अब ये जो सिस्टम है, ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, वो इतना अच्छा है कि इससे फार्मर्स के लिए बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि फार्मर्स जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं खेतों के अंदर, वो उनको नहीं करना पड़ेगा अगर इसी तरीके से जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन बनाता रहे तो। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सेप्रोट्रॉपिक। अब इस चैप्टर के अंदर हमने क्या देखा कि प्लांट्स जो हैं ज़्यादातर वो ऑटोट्रॉप्स हैं, और बहुत ही कम प्लांट्स हैं जिनको हम पैरासिटिक बोल सकते हैं या फिर सेप्रोट्रॉपिक बोल सकते हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, और ये जो है पैरासिटिक एंड सेप्रोट्रॉपिक, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स। अब जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स को हम ऑटोट्रॉप्स नहीं बोल सकते हैं, दे आर हेटेरोट्रॉप्स, क्योंकि ये हर चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, भले वो प्लांट्स हों या दूसरे एनिमल्स हों। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स? तो क्या हम जो इंसेक्टिवरस प्लांट्स हैं उनको हम पार्शियल हेटेरोट्रॉप बोल सकते हैं? आई थिंक उनको बोल भी सकते हैं, क्योंकि वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, वो खुद तो नहीं बनाते हैं, बट दे डिपेंड ऑन अदर इंसेक्ट्स। क्योंकि हमने देखा था ना पीछे कि किस प्रकार से जो प्लांट था, ये पिचर प्लांट जो है वो किस तरीके से जब कोई प्राणी उसके अंदर आता है तो ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है और उसको खा जाता है। तो यहाँ पर ये देखें तो ये इंसेक्ट पे डिपेंड करता है, तो हम कह सकते हैं इट मे बी अ पार्शियल हेटेरोट्रॉप। सो दैट्स ऑल फॉर योर चैप्टर। यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं और इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज है वो भी दी गई है, जिसके क्वेश्चन आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।